हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जीप कंपास के बारे में। और ये लग्जरी, पावर और बिल्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस गाड़ी के बारे में आज बात करेंगे, इनके ओनर से मिलेंगे और उनसे पूछते हैं। हालांकि ये गाड़ी 2017 में लॉन्च हुई थी और ये अमेरिकन कार मेकर हैं। तो बुलाते हैं इनके ऑनर को और उनसे पूछते हैं गाड़ी कैसी है, माइलेज कैसा है और पावर वगैरह कैसी है और इसका कंफर्ट वगैरह कितना है। क्योंकि ये गाड़ी जब लॉन्च हुई उसके बाद में एसयूवी का ऐसा एक बेंचमार्क सा बन गया था कि सबको ये समझ में आ गया कि एसयूवी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसी कंफर्ट होनी चाहिए। तो बुलाते हैं अपने ओनर को, गाड़ी के ओनर को, और स्टार्ट करते हैं वीडियो के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो इनवाइट करते हैं ओनर को और इनका नाम है कुशल माथुर। और आइए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू मनोज। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो कब से आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और कितने किलोमीटर आपने रन कर दिया, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, सो ये गाड़ी शायद 2017 में लॉन्च हुई थी। हाँ जी। और ये 2018 का मॉडल है और अराउंड 25 से 26 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। लवली। 26,000 किलोमीटर चला लिए, मतलब यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस फॉर दिस कार, राइट? तो इसके बारे में बात करते हैं। इंटीरियर भी देखेंगे यार, इंटीरियर मुझे बड़ा पसंद है इस गाड़ी का, कसम से। मेरे को भी, मैंने भी यही सोच के देखा था ये। अच्छा, आपको थोड़ा सा दुख भी होगा क्योंकि अब जो नया मॉडल आया उसका इंटीरियर उसका इंटीरियर थोड़ा भी सा उसके बारे और में। उसकी आउटसाइड लुक्स भी बहुत ही गजब हैं। एक्चुअली इन्होंने इसी का रिव्यू लेकर आगे आने वाले मॉडल्स को बेहतर बनाया है। हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने अपडेट किया है और काफ़ी अच्छे उसमें अपडेट किया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी गाड़ी चलाने में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है होता है कि आपकी गाड़ी का यूसेज क्या है। आपकी गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा रहती है या सिटी में ज़्यादा रहती है? तो ये गाड़ी जनरली सिटी ड्राइविंग में ही यूज़ हुई है, कभी कदार हाईवे पे भी चलाई गई है, बट जनरली सिटी ड्राइविंग में ही ये चली है। तो ये आपका मैनुअल गाड़ी? नहीं, ये है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिक है तो सिटी में तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा चलने में, राइट? तो थोड़ा सा मेरे को हाईवे का एक्सपीरियंस बताइए कि हाईवे में चलाने में कैसा लगता है इस गाड़ी? बिल्कुल, तो हाईवे और सिटी का यही डिफरेंस है। हाईवे पे ज़्यादा स्मूथ है, सिटी में ऑटोमेटिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। आपको बार बार क्लच नहीं यूज़ करना पड़ता और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऑटोमेटिक होने के बावजूद पावर नहीं आएगी या फिर और भी कुछ रीजंस होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और इसका पिकअप इतना अच्छा है, मतलब आपको वो टर्बो वाला फीलिंग आती है जब आप एक एक्सेलरेटर दबा के आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये इन्होंने सही कहा और काफ़ी ऐसे ही रिव्यू मेरे को मिले हैं इस गाड़ी के बारे में कि जब ये गाड़ी हाईवे पे चलती है तो मतलब लगता है कि आपको पूरी फील आती है कि हाँ, मैं किसी मजबूत चीज़ में और बड़ी कंफर्ट और अच्छी बिल्ट चीज़ में बिल्कुल। बैठा आप हुआ हूँ। अगर इसमें देखेंगे तो इसका हर चीज़ बहुत हैवी है। आप इसका बॉनेट भी देखेंगे, अगर डोर्स भी देखेंगे तो काफ़ी हैवी है, काफ़ी स्टर्डी है और बैलेंस बहुत अच्छा है। इवन एट हाई स्पीड्स इसका बैलेंस बहुत अच्छा लगता है गाड़ी का। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कभी भी थोड़ा डगमगा रही है गाड़ी या कुछ हो रहा है। हाई स्पीड्स पर भी बहुत कंफर्ट लेवल और बैलेंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो अब उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसके लिए इंडियन से एक भारतीय सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है, गाड़ी का माइलेज और गाड़ी की जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो कैसी है। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए आप। तो जहाँ तक माइलेज की बात करें, ये 10 से 11 तक माइलेज देती है, जो कि इतनी बड़ी एसयूवी के लिए मैं कहूँगा बुरा नहीं है। ठीक है। और अगर सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 8 से 10 हज़ार इसका सर्विस कॉस्ट लगता है, जो कि अगेन इस टाइप की गाड़ी, इस ब्रांड की गाड़ी के लिए मैं मानता हूँ रीज़नेबल है। दैट्स ग्रेट। तो 9-10 हज़ार आपने बताया और 18 में गाड़ी ली थी आपने, तो 19, 20, 21 3-4 सर्विस हुई हैं इसकी। साल में एक बार ही होती होगी? साल में एक बार ही होती है। 10,000 पे बिल्कुल, यही है ना अप्रोक्सीमेट। तो 9-10 हज़ार का खर्चा आता है, जो कि आई मीन ठीक है, गाड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है। अगर हुंडई की या मारुति की गाड़ी है, अगर उसमें ये खर्चा आ रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। मेंटेनेंस वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई ऐसा मेजर इशू अभी तक गाड़ी में आपको फील हुआ? आई मीन सर्विस के टाइम पर कोई बड़ा सा खर्चा आ गया, ऐसा कुछ? जहाँ तक मेरे को याद है, एक इसके जो पार्ट्स हैं वो डेफिनेटली महंगे आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक अमेरिकन ब्रांड है और अगर हम ओरिजिनल पार्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं तो पार्ट्स इसके महंगे ही होते हैं। तो हम जनरली उसी में ज़्यादा खर्चा आएगा अगर कोई पार्ट
स्पेशली ख़राब हो गया, बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। कभी कभी वाइपर का इशू आता है, वो तो फिर हर गाड़ी में ही आता है इंडियन रोड्स की वजह से। ये ब्लेड्स का तो खैर है, वो कट जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट एक मैं भी यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर आप ऐसी गाड़ी थोड़ी सी जो, क्योंकि ये प्रीमियम लग्जरी में आ जाती है चीज़, तो इन चीज़ों को आप सर्विस सेंटर पर ही कोशिश करें करवाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी की थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा रहे। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो लोकल में इन ऐसी गाड़ियों को लेकर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लोकली आप कुछ चीज़ें करा सकते हैं, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट हो गया, आपका बैलेंसिंग हो गया, वो सब लोकली किया जा सकता है, बट एक्चुअल सर्विसिंग प्रॉपर ओरिजिनल जगह से ही कराएं तो बेटर होता है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। जैसे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है, वो सर्विस सेंटर से आप बिल्कुल मत कराइए। इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ, मैं भी बाहर से ही कराता हूँ। और हाफ रेट का फ़र्क पड़ता है। जो वहाँ पे 1200-1500 तक लेते हैं, वो हमारा 600-700 में अपनी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं वो आप बाहर से बिल्कुल करा सकते हैं। इसकी ब्लेड्स वगैरह हो गई वाइपर्स की, तो वो सब आप सब करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। बट जो भी मेजर जो भी मैकेनिकल पार्ट है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो सारा आपको सर्विस सेंटर से जेन्युइन जगह से ही कराना चाहिए, राइट? चलिए, तो बहुत हो गई बातें, अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर में। तो माथुर साहब आइए एक बार अंदर। तो अब हम इंटीरियर में आ चुके हैं गाड़ी के। अब थोड़ा सा इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, बताइए। बेसिक फीचर्स तो यही हैं, जैसे स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, कॉल्स का कंट्रोल, आपके जितने भी जनरल बेसिक एसी वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं। एक बहुत अच्छी इसमें बात है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ज़रूर होगा। मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, एक बार ऑन करिए, कम से कम लाइट्स वगैरह ऑन होंगी ना, थोड़ा सा और ज़्यादा फील आता है देखने में। लवली लवली। अब कंटिन्यू करिए, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं हमें गाड़ी में? तो इसमें आपको एप्पल और एंड्रॉयड का भी फीचर मिलता है। मैं हमेशा इस पे अपना फ़ोन कनेक्ट करके मैप्स वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें लाइटिंग के फीचर्स अच्छे हैं। आपको यहाँ पे एक गुड्स रखने की जगह मिल सकती है। परफेक्ट। कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी सही जगह पे हैं, और ये आपका एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है, हैंड रेस्ट की तरह भी काम करता है। तो ये जो फीचर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी गाड़ी में नहीं था तो मेरे को लगवाना पड़ा, बट हाँ ये बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा फुट रेस्ट भी दिया हुआ है लेफ़्ट पैर के लिए, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता है। और ओवरऑल बहुत अच्छी स्टर्डी गाड़ी लगती है। अंदर बैठ के इसका जो आपका व्यू है आगे तक, वो भी काफ़ी अच्छा है। मिरर्स जो दिए गए हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, और बाहर मिरर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सो अब हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे, क्योंकि इसके जो पीछे का लुक है ना, वो भी बहुत प्यारा लगता है। और आपने अगर मेरी ब्रेज़ा को देखा है तो उसमें यहाँ पर जो मैंने सिल्वर कलर की ये जो लगा रखी है ना, ये इसी का डिज़ाइन कॉपी किया मैंने, इसी वजह से मैंने अपनी गाड़ी में लगा रखी है। और वाकई में बहुत सुंदर लगता है ये देखने में, जो कंपनी ने इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो माथुर साहब एक चीज़ और बताइए, इसका बूट आपने कितना यूज़ किया? क्योंकि इसका बूट तो बहुत बड़ा है, मतलब पूरा कमरा ही है ये, समझ लो। तो ये बूट है 400 प्लस 438 लीटर कुछ है, जहाँ तक मुझे याद है। इसका काफ़ी जगह है, सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, तो आप ये पूरा एरिया फ्लैट भी हो सकता है। तो फिर तो ये बेड बन गया ना, बेड की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। करेक्ट सही है। तो अब हमने अंदर की भी बात कर ली, बाहर की भी बात कर ली। अब आप इस गाड़ी की एक दो पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, फिर उसके बाद हम नेगेटिव्स की बात करेंगे। बिल्कुल, पॉजिटिव वही हैं जो मैंने पहले भी बताए। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बैलेंस है। एक लग्जरी कार है तो आपको फील आता है कि आप किसी अच्छी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह आप इसको यूज़, मतलब पैसा वसूल हो जाता है चलाते वक्त। बिल्कुल। थोड़ी महंगी ज़रूर थी बट अब लगता है इतने टाइम चलने के बाद कि वो वसूल है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव्स पॉइंट की, ठीक है ना? तो इनके जो भी आपको नेगेटिव्स लगते हैं, बड़े हों छोटे हों, वो एक बार क्लियर करिए, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदना वर्थेबल है या नहीं है। बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को तभी लगा था जब मैं गाड़ी खरीद रहा था। अच्छा। वो था इसका प्राइस। तो ये डेफिनेटली काफ़ी महंगी थी उस टाइम पे। ओके। क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें काफ़ी फीचर्स मिसिंग हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल में सनरूफ नहीं है। यस
और I agree. इस मॉडल में आपका क्रूज कंट्रोल नहीं है, करेक्ट। आपका इसमें 360 डिग्री कैमराज नहीं है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें कम होने के बावजूद ये काफ़ी महंगी थी। बट द गुड पार्ट इन दिस इज़ कि ये सारे सजेशंस जीप ने कंज्यूमर्स से लिए हैं। और आज की अगर आप बात करें, आज की जो 2022 की या 2021 का भी मॉडल आप देखें तो वो इससे मैं कहूँगा कम से कम 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर ये सारे फीचर्स जो आप बोल रहे हैं जो इसमें मिस हैं वो एक्चुअल में उसमें प्रोवाइडेड हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ये मेरे को इसका सबसे बड़ा नेगेटिव और अब की जो मॉडल्स हैं उसमें वो पॉजिटिव बात लगती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जो इनको नेगेटिव्स लगे, नेगेटिव्स नहीं बोल सकते, ये मिसिंग फीचर्स थे जो कि एक्चुअल में इतने प्राइस के अंदर होने चाहिए थे। बट जीप ने ये सारे सजेशन लिए और अब जो उनके पास जीप है, जो जीप कंपास अब मार्केट में लॉन्च करी है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इन्होंने। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जैसे ये 5 सीटर है, अभी जो है ये वो भी 5 सीटर है, बहुत जल्दी हमारे पास 7 सीटर भी आने वाली है, राइट? मेरे को है आइडिया, उसका नाम नहीं पता क्या है बट मेरे को उसका आइडिया है। उसका नाम मेरिडियन करके कुछ है, आई थिंक सो, ऐसा कुछ नाम है उस गाड़ी का। बहुत सारे अलग अलग अब जीप ने कुछ जब पता चला कि कंपास इतनी ज़्यादा चली है इस कंट्री में, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कार्स निकाली हैं। और इवन अगर आप कहीं पढ़ा हो आपने, तो इसका एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्जन भी टॉक्स में है इसका आने का। ओके ओके, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, देखते हैं अगर कुछ ऐसा आता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन होगा लेने के लिए। और इसके राइवल्स की बात करें तो MG हेक्टर है, हैरियर है। MG हेक्टर भी मेरी बहुत ही पसंदीदा कार है, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, बट ये ट्रू लव है। सो परफेक्ट, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। जैसे अब आपको नेगेटिव्स भी पता चल गए, पॉजिटिव, यार ऐसी गाड़ियों के पॉजिटिव तो भर भर के होते हैं, इनके तो हमें नेगेटिव्स जानने की ज़रूरत है कि अगर इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें नहीं है। बट अब अगर जीप लेते हैं तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बजट इशू नहीं है, अच्छा खासा बजट है, देन गो फॉर इट, राइट? तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी कंपास लेने की सोच रहा है तो ये रिव्यू वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें और आपके जो भी सजेशन है कमेंट में ज़रूर लिखें। और माथुर साहब से हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। सो थैंक यू सर। मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज़।